मित्रों नमस्कार। आज हम राजीनामा के अगले अंक में अरुणाचल प्रदेश पे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। अरुणाचल प्रदेश मित्रों उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य ब्रिटिश भारत में 1826 में यांडबू की संधि हुई। तत्कालीन बर्मा, आधुनिक म्यांमार जो है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। उसके बाद यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना। इस संधि के पश्चात ही असम में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और अरुणाचल का वर्तमान इलाका भारत में सम्मिलित हुआ। तब यह असम के ही अंतर्गत आता था। 1912-13 के आसपास सीमा निर्धारण के लिए आपने सुना होगा मैकमोहन लाइन का। तो सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत और चीन तिब्बत के प्रतिनिधियों के मध्य एक वार्ता हुई। वार्ता के पश्चात सीमा निर्धारण हुआ, और जिस सीमा को भारत और चीन तत्कालीन तिब्बत के बीच में सीमा रेखा माना गया था, वो मैकमोहन लाइन थी। उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र का नाम नेफा रख के इसको पुनर्गठित किया, कई इकाइयों को एक में इकट्ठा किया। नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। यह व्यवस्था चलती रही। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी लगभग यह व्यवस्था कायम थी। उसमें से अनेक क्षेत्रों को निकालकर असम और नागालैंड एवं अन्य राज्यों में, मुख्यतः असम और नागालैंड में मिलाया गया। जो वर्तमान अरुणाचल का क्षेत्र है वह नेफा के नाम से ही जाना जाता रहा। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1959 में जब तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया, उसके पश्चात उसने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया और उसके पार अरुणाचल के लगभग 75% से ऊपर भूभाग पर अपना दावा ठोंका। कहा ये चीनी हिस्से हैं। 1959 में ही पहली बार उसने मैकमोहन रेखा को पार किया, भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया। ये सीमित झड़प सी थी। 1962 में इस पर पूर्ण युद्ध हुआ, और उस युद्ध के पश्चात 1963 में वह मैकमोहन रेखा के एक बार फिर युद्ध विराम के पश्चात पीछे लौट गया। हालांकि तब से उस तमाम इलाके चीन के कब्जे में हैं, और यह एक विवादित रेखा है जिसे भारत इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और चीन इसे इनकार करता है। 1962 के युद्ध के पश्चात सबसे पहले इस क्षेत्र की ओर भारत सरकार का ध्यान गया, और इस क्षेत्र में विकास के कार्यों, कनेक्टिविटी की समस्या एवं इन सभी को इकट्ठा रखने और एक प्रशासनिक पहचान देने की कवायद होने लगी। 1972 में इसी क्रम में नेफा के इलाके को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और एक नया नाम दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से कहीं इससे मिला नहीं था। एक नया नाम उन्होंने दिया जिसे इस क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। 1972 के पश्चात 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और तब से यह भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित है। इसका क्षेत्रफल, अब हमने शुरू में ही बताया था कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है 7 राज्यों में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। जो अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार इसके पश्चिमी भाग में भूटान है, पूर्वी भाग में म्यांमार, दक्षिण पूर्व में असम, और दक्षिण पूर्व में नागालैंड के उत्तरी जिले लगते हैं, और उत्तर में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से इससे मिलते हैं। 1987 में राज्य बनने के पश्चात यहाँ की जनसंख्या लगभग 14 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जाहिर है उसके बाद तो जनगणना हो नहीं पाई। 1987 में जब ये राज्य बना तो विधानसभा का गठन हुआ। एकल सदनी विधानसभा है,
जिसमें 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है यहाँ से, विधानसभा की 2 सीटें हैं। ईटानगर इसकी राजधानी है। अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा है। ये तो राज्य में सामान्यतः हिंदी बोली और समझी जाती है, समझी ज़्यादा जाती है, बोलने वाले कम हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसकी समझ है। और भी आदिवासी भाषाएं हैं जिनमें निशी और आदि सबसे प्रमुख भाषाएं हैं जो राज्य में बोली जाती हैं। इनकी आधिकारिक मान्यता भी है। ये सामाजिक संरचना इस राज्य की देखते हैं। राज्य में लगभग 65% के आसपास जो आबादी है वह जनजातीय है। इनमें 26 प्रमुख अधिसूचित जनजातियां हैं और 100 उनके उपवर्ग हैं। 100 के करीब सब टाइप्स हैं, उन्हीं बड़ी आदिवासी जातियों के उपवर्ग हैं। जो संकेंद्रण, हालांकि पूरे राज्य में जनजातियां फैली हुई हैं और किसी की बहुत बड़ी आबादी नहीं है। टोटल आबादी ही 14 लाख की है, लेकिन जो उनमें भी कुछ संकेंद्रण के क्षेत्र हैं। पश्चिम में मोनपा, पश्चिमी अरुणाचल में, ये भूटान और तिब्बत से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ पे बौद्ध लामावाद, जो तिब्बती लामावाद है, एक तरह से इसे हम वज्रयान से संबंधित कर सकते हैं बौद्ध धर्म के, उनसे प्रभावित लोग ज़्यादा हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में मोनपा, केंद्रीय भाग जो है उसमें तानी जनजाति, पूर्व में ताई और दक्षिण पूर्व के हिस्से में नगा समुदाय का संकेंद्रण है। जो मुख्य जनजातियां हैं यहाँ पे, वो मुख्यतः तिब्बती बर्मी नृजातीय समूह से संबंधित हैं। अन्य मुख्य जो सब टाइप्स हैं उनमें सिंगपो, तांगसा, आदि, अका, गालो, निशी, खमती, मोपा, पातनी, शेर द्रुकपेन आदि प्रमुख हैं। वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है। इनमें निशी और आदि बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड आदिवासी समूह हैं, जनजातीय समूह हैं, बाकी भी हैं। तो 65% के आसपास तो आबादी जो है वो जनजातीय है। बाकी 35% आबादी में आप्रवासियों का योगदान है, जिनमें बंगाली, बोडो, हाजोंग, चकमा आदि मुख्य हैं। यदि धार्मिक रूप से हम इस सामाजिक संरचना को देखें तो ईसाई 30.5% हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि 1971 की जनगणना में 0.75% ईसाई आबादी थी और 2011 की जनगणना तक आते आते यह 30.5% हो गई। यह अपने आप में बहुत कुछ बताता है पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में। हिंदू आबादी लगभग 30% के आसपास है। परंपरागत प्राकृतिक धर्म जो हैं, जो आदिवासियों के परंपरागत इंडिजिनस रिलीजन्स रहे हैं, लगभग हिंदुत्व की ही तरह समझिए उनको, उनकी आबादी 23% है। बौद्ध 12 से 13% के आसपास हैं। और बौद्धों में जो पश्चिमी भाग मोनपा वाले हैं वो बेसिकली तिब्बती लामावाद से प्रभावित हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी जो बौद्ध हैं, बाकी जो लोग हैं, वो थेरवादी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। थेरवादी वो बौद्ध धर्म है जो दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर प्रचलित है। मुस्लिम आबादी 2% है। अब राज्य की समस्याओं को देख लें। राज्य की समस्याएं ही राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और बताती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है, इस पे पूरे राज्य में राजनीतिक दलों में, जनमानस में एक तरह की सहमति है, कंसेंसस है, और सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है विशेष संवैधानिक संरक्षण की मांग। जब यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसे यूँ कहें कि 1947 के पश्चात से ही जो इसकी स्थिति वो 5वीं अनुसूची में रखा गया था। इसको 5वीं अनुसूची जो सामान्य जनजाति संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें आदिवासियों के संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों, भाषा, स्थानीय संसाधनों के संदर्भ में एक संरक्षण की व्यवस्था करता है, एक संवैधानिक संरक्षण देता है, आश्वासन देता है, और यह संरक्षण राज्यपाल के द्वारा उनको दिया जाता है 5वीं अनुसूची के जो भी संबंधित क्षेत्र होते हैं।
अरुणाचल समेत एक सामान्य प्रकार की व्यवस्था है तो पूरे भारत के लिए लगभग है, और लगभग 11 राज्यों में ये व्यवस्था है अरुणाचल को लेकर के। अभी तक ये 5वीं अनुसूची का राज्य रहा। अच्छा, जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं संसाधनों के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता दी गई है, और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय परिषदों का गठन किया गया है। तो ये जनजातीय परिषदें जो होती हैं, जनजातीय सलाहकारी परिषदें, राज्यपाल के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, और राज्यपाल इनकी सलाह से ही उन क्षेत्रों में पहली चीज़ तो संरक्षण करता है, जो भी कानून बने होते हैं वो देखता है कि वह इन क्षेत्रों के लिए उचित हैं या नहीं, जनजातीय परिषद की सलाह पर, और उसके अनुसार ये लागू करता है। कोई भी केंद्रीय कानून या राज्य का कानून वो इन क्षेत्रों में तभी लागू होगा जब राज्यपाल सहमति देगा, और राज्यपाल की सहमति जनजातीय परिषद से होकर आती है, वही जो सहमति देते हैं। तो ये सामान्य संवैधानिक प्रावधान है जिनमें इनको इन क्षेत्रों का के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक माना जाता है। उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनकी मांग ये है कि या तो हमें 6वीं अनुसूची में डाला जाए, या फिर नागालैंड की तरह 371 ये का प्रावधान किया गया है, उस तरह का कोई प्रावधान किया जाए। 6वीं अनुसूची की मांग के बारे में थोड़ा हम ध्यान दें। 6वीं अनुसूची वो है, 5वीं अनुसूची के राज्यों में सामान्य जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सामान्य संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जबकि 6वीं अनुसूची में सामान्य शब्दों में समझें कि विशेष संवैधानिक संरक्षण उनको दिया गया है जनजातीय परिषदों की, विकास परिषदों की स्थापना के द्वारा। आपने मिजोरम और मेघालय के संदर्भ में चर्चा में सुना होगा कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं जहां आदिवासी संकेंद्रण है, उनकी बहुलता है। तो उन जनजातीय क्षेत्रों में एडीसीज या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं उनमें बनाकर, और उन्हें राज्य के विधानसभा के वो अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन लगभग उनसे मुक्त कर दिया गया, और सीधे ये केंद्रीय भारत की संचित निधि से विकास के लिए धनराशि भी प्राप्त कर सकते हैं, और पूर्ण संरक्षण अपने में ये ऑटोनॉमस होते हैं, स्वशासित होते हैं। हर तरह के विधायी, कार्यपालिकी और काफ़ी हद तक न्यायपालिकी अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। ये अपने परंपरागत मूल्यों, कानूनों के अनुसार, जो इनके ट्रेडिशनल लाज होते हैं, कस्टमरी लाज, उसके अनुसार ये कानून बना सकते हैं, सिविल और दांडिक दोनों, और उन्हें लागू। परंतु यह कुछ क्षेत्रों के लिए होती है, पूरे राज्य के लिए नहीं होती। दूसरी व्यवस्था है नागालैंड की तरह की, 371 का हमने जिक्र किया था कि वहाँ पूरे राज्य को ही जनजातीय क्षेत्र माना गया है, और वहाँ यह निषेध है कि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, राज्य तो जनजातीय क्षेत्र है, केंद्रीय कोई भी संघ की संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी बिना राज्य विधानसभा की सहमति के, या बनाती है तो लागू नहीं होगा बिना राज्य विधानसभा की सहमति के, जब तक कि उसने ऐसी सहमति न व्यक्त कर दी हो कि यह कानून यहाँ पे लागू हो। तो एक तरह का ये अनुच्छेद 370 के तरह का प्रावधान नागालैंड में लागू है। अरुणाचल में इसकी मांग हो रही है कि या तो हमें 6वीं अनुसूची में डाला जाए, या फिर हमारे लिए विशेष, जैसा नागालैंड में प्रावधान किया गया है उस तरह का कोई प्रावधान किया जाए। 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग इनकी लगभग 2000 के आसपास आरंभ होती है। अब काफ़ी दिन हो गए, इन्होंने लंबा संघर्ष किया। पूरे राज्य में इसको लेके एक बेचैनी है और एक आम सहमति है कि हमें 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, और कम से कम 2 जनजाति एडीसीज बनाई जाएं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एक मोन के क्षेत्र में और दूसरा पटकाई के क्षेत्र में। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें 371 के तरह का कोई विशेष संरक्षण दिया जाए पूरे राज्य को, हमारी स्थिति को देखते हुए। एक उल्लेखनीय बात यह है मित्रों कि जनजातीय विविधता इतनी ज़्यादा है। मैंने चर्चा किया कि 26 प्रमुख और 100 के लगभग उप सब टाइप्स हैं उनकी जनजातियों की, तो इतना कल्चरल हर्थ की तरह इसको कहें, एक सांस्कृतिक भट्टी की तरह है ये। यहाँ इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता है, भाषा की, खान पान की, पोशाक की,
इन सब में एक बैलेंस संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। वो उनकी मांग ये है कि हमारी इसकी सांस्कृतिक विविधता के कारण कभी कभी कहते हैं कि पूरे एशिया में इतना सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र कोई नहीं है जैसा कि अरुणाचल है। तो वो अपनी विविधता के संरक्षण के लिए चाहते हैं कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से, प्रकोप से बचे रहें हम, और हमें विशेष रूप से संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संरक्षित किया जाए। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके और कारण क्या हैं। तो एक तो मांग ये हो गई 6वीं अनुसूची या 371 के तो विशेष संवैधान। अच्छा, इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने अभी हाल में ही एक पूरे सदन की, विधानसभा की सहमति से सभी दलों ने अपनी पार्टी लाइन को छोड़ करके इस प्रस्ताव को समर्थन किया। एक प्रस्ताव 6वीं अनुसूची में राज्य को शामिल करने के लिए संघ की सरकार को भेजा है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये तो एक समस्या हो गई मित्रों। दूसरी, अच्छा हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ है जिसको समझ लेना यहीं पे ज़रूरी है कि 5वीं अनुसूची के जो राज्य हैं जैसा अरुणाचल है, वहाँ के उन क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार होते हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, कि चाहते हैं कि उन अधिकारों को कम किया जाए और उसे राज्य सरकार में स्थानांतरित किया जाए, या एडीसी अगर 6वीं अनुसूची में शामिल करते हैं तो उनको दिया जाए। इसी से जुड़ी एक चीज़ है ILP, जिसकी चर्चा मैंने मेघालय के संदर्भ में पहले की है, इनर लाइन परमिट। एक बड़ी रोचक व्यवस्था है मित्रों। तकरीबन 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। ब्रिटिश भारत का अभी ताज़ा विस्तार हुआ था पूर्वोत्तर की तरफ। तो दो कारणों से, एक तो आदिवासियों में असंतोष न हो, यहाँ की जनजातियों में, इस कारण से उनको साथ रखने के लिए, और दूसरा बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए यहाँ एक कानून पास हुआ कि जो भी ब्रिटिश भारत के नागरिक हैं वो सारे इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के नहीं जा सकते। एक तरह की एक इनर लाइन खींच दी गई उन क्षेत्रों में कि इस सीमा के परे आप तब जाएंगे जब आपको अनुमति दी जाएगी, यात्रा के लिए, व्यापार के लिए, शोध कार्य के लिए, मतलब निवास करने के लिए या यात्रा करने के लिए, किसी तरह की यानी व्यापारिक गतिविधि के लिए आप तब तक नहीं जा सकते जब तक कि आपको अनुमति न दी जाए। वही इनर लाइन परमिट कहलाता है। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था उस समय से चली आ रही थी। जब भारत आज़ाद हुआ और अपने संविधान का निर्माण हुआ तो 1950 के संविधान में उस व्यवस्था में ब्रिटिश नागरिकों की जगह पे भारतीय नागरिक शब्द कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि विदेशियों को कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है जाने के लिए, उन्हें भी लेनी पड़ती है, लेकिन वो दूसरे प्रकार का होता है। भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, और इनर लाइन परमिट की व्यवस्था वर्तमान में पहले 3 राज्यों में थी, अरुणाचल में, नागालैंड में और मिजोरम में। यहाँ की विशेष जनजातीय संस्कृति को, उनकी इकोसिस्टम को देखते हुए व्यवस्था की गई थी कि राज्य में बिना अनुमति के कोई नहीं जाएगा, अनुमति लेके ही जाना होगा। ये व्यवस्था 2019 में मणिपुर तक बढ़ा दी गई है। अब 4 राज्य हैं इस समय पूर्वोत्तर के जिनमें इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। मेघालय में भी मांग हो रही है, देखें क्या होता है उसमें। इनर लाइन की परमिट की व्यवस्था पहले से यहाँ लागू है, ये उससे संतुष्ट नहीं है, चाहते हैं कि इसे और कड़ाई से लागू किया जाए। क्यों लागू किया जाए, ये दूसरी सबसे जो भावनात्मक संवेदनशील समस्या है इस राज्य की, उससे आपको पता लगे। अवैध आप्रवासन की सबसे ज्वलंत विषय है इस समय अरुणाचल की राजनीति का, और काफ़ी समय से बना हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा समाचारों में चकमा समस्या अरुणाचल में। हुआ ये कि 1970 के आसपास, यूँ तो 47 के बाद विभाजन के बाद से ही जो गैर मुस्लिम थे वो मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रताड़ना के कारण या जबरन ढकेल दिए जाने के कारण, हिंसा, गरीबी आदि से वो निकल के भागने लगे। उनमें दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ियों में रहने वाले चकमा जो थे, वो बेसिकली ये भी एक ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, और बौद्ध धर्म को मानते हैं। इन्हें निकाला गया
उसके पश्चात 70 के दशक में एक बार फिर इनका बड़े पैमाने पे विस्थापन बांग्लादेश से हुआ और वहाँ एक बांध बन रहा था, कप्ताई बांध। उस बांध की वजह से बहुत ढेर सारे चकमा विस्थापित हुए वहाँ से और स्थानीय सरकारों ने उनके साथ असहयोग किया। स्थानीय लोगों ने चकमा क्षेत्र के अड़ियल रवैया उनके साथ रखा। धीरे धीरे वो वहाँ से पलायित होने शुरू हुए। वो आकर के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, मिज़ोरम वगैरह में पहले आए। फिर यहाँ भी उनको लेके बड़े असंतोष रहे, बड़ी समस्याएं रहीं, तो धीरे धीरे उत्तर की ओर माइग्रेट होते गए और अरुणाचल में आकर के चकमा और हाजोंग बेसिकली ये बस गए। चूँकि जो आप्रवासी जनसंख्या है, हमने बताया आपको, बंगाली, बोडो, हाजोंग, चकमा उनमें सबसे प्रमुख है। तो चकमा और हाजोंग बेसिकली आके अरुणाचल में बस गए और उनको बाद में 90 के दशक तक आते आते एक प्रस्ताव ये आया कि इनको परमानेंट सेटलमेंट किया जाए, वोटिंग राइट्स दे दिए जाएँ। उसके बाद राज्य भर में विद्रोह, दंगे, असंतोष शुरू हो गए और यह अभी भी, अब राजनीतिक दल इस समस्या में सीधे हाथ नहीं डालते हैं, यह अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विशेषकर युवा वर्ग जो है, जो बेरोज़गार है और जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर बड़ा ही सजग रहता है, सशंकित रहता है, वही इसे समस्या के रूप में लेता है। इसमें कुछ सरकारों को भी गलती रही। जब इनका पुनर्वास हुआ तो ये बेसिकली बौद्ध थे और जनजातीय थे, तो इन्हें यदि बौद्ध क्षेत्रों में डिस्पर्स करके बसा दिया गया होता तो समस्या ना आती, लेकिन उन्होंने इन्हें कंसंट्रेशन एक्यूमुलेटेड कर दिया उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि इनकी सांस्कृतिक भिन्नता वाले लोग रहते थे। समस्या यहाँ से और गंभीर हो गई। फिलहाल इस पे अनेक दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, समस्या के समाधान का प्रयास है और सीएए आने के बाद तो यह दावेदार हो गए हैं भारतीय नागरिकता के। देखा जाए आगे क्या बनता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दो समस्याएं, विशेष संवैधानिक संरक्षण की मांग और अवैध आप्रवासन रोकने की मांग, जिसमें चकमा हाजोंग की समस्या के यहाँ स्थापित होने की समस्या बड़ी समस्याएं हैं और भावनात्मक समस्या है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं उनमें राज्य लगभग पर्वतीय है और सीमावर्ती राज्य है। चीनी हस्तक्षेप, अतिक्रमण बार बार होता रहता है, आप लोग हमेशा चर्चा में सुनते होंगे। यहाँ जटिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अच्छी सड़कें नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली के मोबाइल के कनेक्शन, जो टेलीफोन के कनेक्शन हैं, उनकी समस्या बहुत रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस राज्य में हालांकि काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी अपर्याप्त है और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और यह राज्य में एक मुख्य मांग रही है लोगों की। जो भी सरकार इसका वादा करती है, वो करे या ना करे वो अलग की बात है, तो इसको वो लोग उसके साथ होते हैं। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं ये लोग बाकी देश के राज्यों की तरह। उसके अलावा एक समस्या सुरक्षा संबंधी है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्व हिस्सों में राज्य के नगा बाहुल्य क्षेत्र है, जो नागालैंड के उत्तरी जिलों से लगती है। नगा लोगों की काफ़ी संख्या है। उन क्षेत्रों में NSCN का, जो नागालैंड की उग्रवादी संस्था रही है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसका बड़ा प्रभाव है। और इसाक मुइवा गुट जो था, जिसने युद्ध विराम पे 1997 में भारत सरकार के साथ सहमति व्यक्त की थी, उससे विघटन के बाद जो NSCN खापलांग गुट है, उसका यहाँ पे बेस बहुत बड़ा है। वो यहाँ रिक्रूट भी करते हैं नगा युवाओं को। और इन क्षेत्रों में चूँकि जटिल भौगोलिक स्थितियाँ हैं, तो उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए सुरक्षा संबंधी, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या इस राज्य में है। वो केवल नगा क्षेत्रों में नहीं, क्षेत्रों के बाहर भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका प्रभाव सीमित हुआ है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इन क्षेत्रों में बराबर बनी रहती है। एक इशू पर्यावरण को लेके है और ये भी थोड़ा सेंटिमेंटल, एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में झूम कृषि, कुछ जनजातियां हैं जो झूम कृषि करती हैं और इस क्षेत्र के जो बड़े ही नाजुक जैव विविधता है, पर्यावरणीय संतुलन है, उसके बिगड़ने के खतरे की वजह से अक्सर
उन्हें रोकने की कोशिश होती है। और यह भी एक भावनात्मक मुद्दा है। वो उन्हें जनजातियाँ अपने जीवन मूल्यों में, संस्कृति में, दैनिक सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप मानती हैं और इसकी वजह से उनमें असंतोष उपजता है। इसके अलावा एक जो हाँ, इसी से जुड़ी एक और समस्या है, वो है जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, पर्वतीय क्षेत्र हैं तो कुछ न कुछ इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। ये यहाँ के सामान्य लोग चाहते हैं कि विकास हो, जबकि पर्यावरणविद हैं या जो संस्थाएं हैं वो इन्हें अपोज करती हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो होती है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पहाड़ों में कुछ न कुछ पहाड़ों का विनाश किए बिना नहीं हो सकता। उसे भी लेके अक्सर इनके बीच में एक असंतोष रहता है कि हमारे पहले डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाए और उसके पश्चात इन पर्यावरण के मुद्दों पे। हालांकि ये एक गलत अप्रोच है, लेकिन ये विषय भी रहता है। इसके अलावा एक छोटी समस्या ये है, हालांकि ये सभी जनजातियाँ लंबे अंतराल से एक साथ रह रही हैं, तो इनके बीच में मोटे तौर पे तो सामंजस्य पाया जाता है। कभी कभार इनके भीतर अपने मतभेद भी उभरते हैं, तो एक जनजाति का दूसरी जनजाति से असंतोष, कभी कभी ये हिंसा के स्तर तक बात पहुंच जाती है। तो ये सब समस्याएं हैं मुख्य रूप से इस राज्य की, जिनके इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती रहती है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले श्रृंखला के अगले वीडियो में हम राज्य की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक दलों के संदर्भ में और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।